मैंने आपको इसमें बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या समझाया था कि ये ये नहीं पॉइंट नहीं लिखवाया था क्या मैंने? व्हीटस्टोन ब्रिज में ये पॉइंट नहीं लिखवाया था कि इंटरचेंजेबल होते हैं? लिखवाया था सर। हाँ सर। तो ये हमारे पास में है ऐसा, ये प्लस या माइनस, ये बी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो इसमें करंट क्या होगा? जीरो। किसमें? गैल्वेनोमीटर में, है ना। तो बैलेंस कंडीशन में जब होने होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम हो जाता है। उस कंडीशन में, उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन मिलती है? R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, यही है। लेकिन इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है? एक मिनट, तो अब इस केस में देखो आप कि अगर मैं यहाँ इंटरचेंज करता हूँ तो यहाँ देखिएगा, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास में ऐसा दिया है, तो मैं एक मिनट, मैं इसको तो यहाँ लिखूंगा नहीं ऐसा, मैं क्या करूँगा देखो, यहाँ मैं गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाऊंगा, ये ए, ये बी और ये सी है, और बैटरी में यहाँ डी और इसके बीच में, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया देखो, तो माइनस ये प्लस, तो ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था, है ना। तो आप देखो कि इस केस में क्या होना चाहिए, यानी इस पॉइंट इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि पहले बैलेंस कंडीशन में है, तो यहाँ आप देखोगे कि ये आना चाहिए R3 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R2। तो यहाँ देखो अब आप क्या आ रहा हमारे पास में, R3 बाई R4 इक्वल टू R1 बाई R2, वो ऊपर वाली इक्वेशन मैच कर गई। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरचेंजेबल है ना, इसका मतलब इस केस में VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? VC। ओके, तो ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होगा हमारे पास में, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 का। नेक्स्ट है 11। ये कह रहा है कि तो वुड द, अच्छा ये तो क्लियर है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी 10 का जो सी है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी इस केस में भी करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है। Storage battery of EMF and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply। ठीक है, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF एक स्टोरेज बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5.5 ओम है, ये 8 वोल्ट है, इज बीइंग चार्ज्ड बाय, यानी इसको चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 वोल्ट है, ये प्लस है माइनस, यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ, अच्छा यहाँ सीरीज में एक रजिस्टर और लगा दिया इसने, यानी यहाँ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कितना बता रहा है? 15.5 ओम। Storage battery of EMF and internal resistance is being charged by this using series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during the charging? तो बैटरी के अक्रॉस बात करना है, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो I है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये लिखना सिखाया था मैंने, तो VA माइनस VB क्या लिखोगे आप? 8 प्लस 0.5 इंटू I।
आई कैसे निकालेंगे, इस पूरे सर्किट की बात करेंगे, है ना। तो ये एक्चुअल में कैसे है, ये इस तरह से समझो आप इसको, ये इस तरह से है। तो ये प्लस यानी ये 120 वोल्ट है, ये 15.5 ओम है, ये 8 वोल्ट है, ये प्लस है माइनस, और ये 0.5 ओम है। तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये लूप बना लो। तो यहाँ से अपने को करंट मिल, क्या लिखेंगे, -120 प्लस 15.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 16 ओम ना, क्योंकि सेम उसमें जा रहा है, प्लस 8, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 ना। यानी हमारे पास आ गया 112 इक्वल टू, एक मिनट, क्या करेंगे, ये दरअसल ये क्या होगा, ये आई हो जाएगा नहीं। तो हमारे पास आ गया 112 इक्वल टू 16 आई, यानी इस केस में आई की वैल्यू क्या आ गई, 112/16 एम्पियर। इसको यहाँ रख दो, इसका वोल्टेज आ जाएगा। ओके, फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, ये हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट, उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि बैटरी डैमेज ना हो। अगर हाई करंट फ्लो करेगा तो बैटरी डैमेज हो सकती है ना, इसलिए ये सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दे ताकि बैटरी डैमेज ना हो, मेन रीजन यही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14, यानी ये तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी स्मॉल एन in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 to power 28 per meter cube। ठीक है, ये स्मॉल एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक अ ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, यानी एक वायर है जिसकी लेंथ एल इक्वल टू दिया इसने 3 मीटर है। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर अपने को दिया हुआ है और करंट भी अपने को दिया हुआ है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ना, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, रख दो इस फॉर्मूले, सारा दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14, बात समझ में आ गई ना भाई इसमें। हाँ सर। नेक्स्ट है 14, अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये अर्थ सरफेस है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कितना है, -10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, ये मान लो यहाँ की बात कर रहे हैं, 400 वोल्ट है, बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस results due to the low conductivity of the lower atmosphere in a current of only the surface has a negative surface charge density. The potential difference of between the top of the atmosphere and the surface results, यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इसने, है ना। अगर इसको मैं 0 पे मान लूँगा, ये 0 वोल्ट है मान लो, तो 0 वोल्ट है तो 400 वोल्ट हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ, वो करंट आई इक्वल टू कितना दिया इसने, 1800 एम्पियर और द एंटायर ग्लोब। ठीक है, इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक field, how much time would be required to neutralize the Earth's surface? This never happens in practice because there is a mechanism to replenish electric charges, namely the continual thunderstorms and lightning in different parts of the globe. तो ये अपने को दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है अपने से, इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो
न्यूट्रलाइज करना है तो पहली बात तो ये है कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया, तो मान लेते हैं कि इस पर जो क्यू चार्ज होगा, जो कि नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर ये सिग्मा होगा, यानी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, जो कि ये माइनस यानी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब न्यूट्रलाइज होने का मतलब तो ये हुआ कि इतना चार्ज, इतना पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, यानी एन, ये सॉरी एन की जगह क्या लिख दें, यानी क्यू बाई टी ना। ओके, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, क्यू बाई आई ना, और आई अपने को दे रखा है, क्यू भी अपने को दिया हुआ है, तो टाइम कितना लगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आई, आई कितना है 1800, नहीं आता है क्या इससे, बाकी सब दिया हुआ है इसमें, सिग्मा भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है अर्थ के कितना है ना, तो इससे आंसर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा, मेरे ख्याल से बात क्लियर है सबको। हाँ सर। क्लियर है ना भाई, एक मिनट रुको यार, 14 हो गया, 13 हो गया ना, अच्छा 9 रह गया, 9 लेता हूँ अभी, 9, 18, 16, 17, 19, 18 का बी, 20, 21, 22, 24, तो नेक्स्ट हमारे पास में 9, क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो अच्छा, इसमें तो भाई अब जैसे बोर्ड का क्वेश्चन नहीं होता, अगर ये उसमें आता है, मान लो मेंस में कहीं आता है, तो आपको मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, क्योंकि वीटस्टोन ब्रिजस्टोन नहीं बन रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग, डेल्टा स्टार वाला कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। वो तो लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, तो करंट भी पूछ रहा है, तो करंट में ये है कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक एक लगेगा यहाँ, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये ए है, ये सी है, ये बी है, और ये डी है, ये इसको इधर लगाओ या उधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस। ये 10 ओम है, ये माइनस, ये प्लस, ये 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 5 ओम है। हाँ, बस इसमें ये है कि अगर इसमें I1 करंट गया तो डेफिनेटली इसमें I1 यहाँ से जा रहा होगा, क्योंकि इस तरह की सिमेट्री है। अगर इसमें I2 गया, इसमें डेफिनेटली I2 जाएगा यहाँ से। इसका मतलब है कि यहाँ से I1 गया, तो इसमें I2 गया, तो फिर इसमें कितना गया, इसमें गया I1 माइनस I2 गया, I1 माइनस I2 गया, तो यहाँ से I1 माइनस I2 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, तो इसमें देखो ना I1 आ गया है। क्लियर है, तो इसमें हमारे पास में दो ही अननोन है ना, नहीं सॉरी, हाँ दो ही अननोन है इसको, क्योंकि I1 प्लस I2 मान लो, है ना, चाहो तो ये ले लो, वैसे I1 प्लस I2 की टर्म में देखेंगे। तो एक लूप तो मैं ये बना लेता हूँ, या तो ये बना लेता हूँ, एक लूप ये बना लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, प्लस 10I1 प्लस 5I1 माइनस I2 माइनस 5I2 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा हमारे पास में 15I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 0।
यानी 3I1 इक्वल टू 2I2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ से चलूंगा मैं बार बार, ठीक है, यानी ये वाला यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाऊंगा। क्या लिखूंगा, -10 प्लस क्या लिखेंगे 10I1, ऊपर वाले ब्रांच में जाता हूँ, फिर B2C में क्या लिखेंगे +5I2 प्लस यहाँ से जो करंट जा रहा है ये तो I1 प्लस I2 जा रहा है, तो हो जाएगा हमारे पास में 10 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। तो अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ से करेंगे। और इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, वो जो मैंने मेथड बताया था उससे कर लीजिएगा, डेल्टा स्टार वाले मेथड से तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हमें कैसे पता चला कि वो I2 का फ्लो वैसे टाइप से हो रहा है? क्या चीज आ रहा है? पर मतलब आपने वो I2 का फ्लो थोड़ा अलग दिखाया ना नॉर्मल से, तो कैसे पता चला आप? I2 का फ्लो अलग दिखा है, मतलब कहाँ अलग दिखा है? मैंने तो ऐसे ही दिखा है, देखो सिमेट्री देखो ना, फिर से बना के दिखाता हूँ आपको। ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R3 ले लिया मैंने, ये A, ये B, ये C और ये D। देखो यहाँ बैटरी हमने यहाँ लगाई, आप देखो, आप इधर लेफ्ट टू, आप इधर से इधर जाओ और सेम फिर इधर से इधर जाओ, ठीक है। अगर आप पोलरिटी को चेंज करते हो, मान लो, तो करंट इधर देख, फिर इधर से देखेंगे हम लोग, करंट यहाँ से इधर से जा रहा है और ये पोलरिटी रखते हैं, तब तो करंट हम लोग कैसे मानेंगे, तब तो करंट लोग ऐसे मानेंगे, रहेंगे हम करंट ऐसे मानेंगे, है ना। तो यहाँ देखो कि यहाँ देखो, जैसा ये R1 है वैसा ही R1 इधर दिख रहा है, जिस तरह से यहाँ R2 वैसा R2 इधर दिख रहा है, देखो। तो ये सिमेट्री ऐसी है कि इसमें अगर I1 करंट गया तो डेफिनेटली यहाँ से I1 ही जाना चाहिए, यहाँ से अगर I2 गया तो डेफिनेटली यहाँ से I2 ही जाना चाहिए, और इसमें जो करंट जाएगा वो I1 माइनस I2 ही जाएगा। मैंने इस तरह से देखा, वेट, क्योंकि वेटेज टर्म तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसा आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे राइट टू लेफ्ट देखो, सेम वैसा पैटर्न दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब है कि R1 में I1 है तो इधर वाले राइट वाले में भी I1 ही होगा। अगर इस लेफ्ट वाले में R2 वाले में I2 है तो फिर राइट वाले में भी I2 ही होगा। तो ये क्वेश्चन इसमें सिमेट्री दिख रही है, सिंपल दिख रही है, आप ऑलरेडी चेंज करोगे तो सेम पैटर्न इधर से दिख रहा है अपने को। तो जैसा करंट इधर से फ्लो करेगा ना, वैसा ही करंट उधर से फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, वैसे राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। आगे बात समझ में? तो ये था, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं उसे। नेक्स्ट हमारे पास में 16, two wires of equal length, one of aluminum, other of copper, have the same resistance. Question number 16 में क्या कह रहा है, देखो, two wires of equal length, दो वायर है जिनकी लेंथ इक्वल है, two wires of equal length, one of the aluminum और दूसरा कॉपर है, have the same resistance, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस यानी दोनों सेम है। तो रो एल्यूमिनियम एल, विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, अच्छा ये बताना क्या, ठीक है, आते हैं। तो two wires of equal length, one of aluminium and other of copper, have the same resistance, which of the two wires is lighter, तो इसका मतलब एरिया के बारे में पता नहीं है, इसका एरिया में ए एल्यूमिनियम और इसका रो कॉपर एल बाई ए कॉपर, दोनों को इक्वल कर देंगे।
विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, यानी डेंसिटी देखना है। हैंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। उसका मतलब एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम आने वाली है, तो भी तो वो हल्का होता है, इसलिए यूज करते हैं। अगर हेवी वायर यूज करोगे तो लूज नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा कहीं, क्योंकि लंबे लंबे वायर्स होते हैं, है ना। इसलिए उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। वही प्रूव करना है। तो डेंसिटी देखेंगे, लेंथ सेम है दोनों की, तो क्या करेंगे हम लोग कि डेंसिटी की बात कर रहा, तो डेंसिटी कैसे देखेंगे अब। हाँ, डेंसिटी देखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी भी दिया हुआ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, तो बच्चा है क्या, फिर करना क्या है इसमें, रिलेटिव डेंसिटी से देख लो। तो अच्छा, दोनों की लेंथ सेम है, एरिया के बारे में पता नहीं है, तो क्या करें फिर, मास देखें, सेम लेंथ के लिए मास की बात करें, क्या करना है इसमें यार, कैसे करेंगे भाई इसमें, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी दिया है तब तो वैसे पता चल गया कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी वैसे कम है, दिख रहा है तो आंसर वैसे दिख गया मुझे। अरे बस में, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी देने का मतलब है, जैसे कॉपर का, एल्यूमिनियम का दिया इसने 2.7 इक्वल टू रो एल्यूमिनियम, दरअसल ये रो एल्यूमिनियम नहीं करेंगे, अब इसको डी करेंगे, तो डी एल्यूमिनियम बाई डी वाटर, और इसका कितना दिया, तो 8.9 इक्वल टू डी कॉपर डिवाइडेड बाई डी डब्ल्यू, तो इसी से रिलेशन आ गया, तो इतना करने की जरूरत क्या थी। हाँ, तो कौन लाइटर है, इसका मतलब मास देखना है क्या, चलो मास से पता करते हैं, या तो इससे से पता चलेगा, लेकिन जिसकी डेंसिटी, किसकी डेंसिटी कम है, एल्यूमिनियम की। चलो मास निकालते हैं, तो एल्यूमिनियम का मास क्या हो जाएगा, तो उसका एरिया, उसकी डेंसिटी, मतलब डी लिया मैंने यहाँ, इनटू इसकी लेंथ तो इक्वल ही है। इसको ऐसा करते हैं, इसको एल नोट लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एल नोट, और इसका कॉपर का, तो ए कॉपर डी कॉपर इनटू एल नोट, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आप देख रहे हो कि ए एल्यूमिनियम और ये आ गया हमारे पास डी एल्यूमिनियम, ए कॉपर डी कॉपर, है ना, और वो तो यहाँ से निकाल लूंगा, डी एल्यूमिनियम बाई ये कितना आ गया, देखो ए एल्यूमिनियम बाई ए कॉपर इंटू ये आ गया 2.7 डिवाइडेड बाई 8.9, है ना, और ये यहाँ से निकाल लेंगे, ये दोनों इक्वल है ना, तो वहाँ से अपने को मिल गया, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यानी वहाँ से चाहिए मुझे ये वाली इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा रो एल्यूमिनियम बाई ए एल्यूमिनियम इक्वल टू रो कॉपर बाई ए कॉपर, तो हमारे पास आ जाएगा ए एल्यूमिनियम बाई ए कॉपर, यानी रो एल्यूमिनियम बाई रो कॉपर, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो एम एल्यूमिनियम बाई एम कॉपर, यानी मास कंपेयर करना था, तो ये जाएगा रो एल्यूमिनियम बाई रो कॉपर इनटू 2.7 बाई 8.9, तो कर लीजिएगा, यहाँ दरअसल ये मास क्या आ जाएगा, ये लेस देन 1 आ रहा है, रख के देख लो, इसमें आ जाएगा वो लेस देन 1, तो ये प्रूव करना था बस, यानी कौन हल्का होगा यहाँ, सेम लेंथ के लिए, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस दोनों का ही सेम है, ये भी दिखाया उसने, देखो रेजिस्टेंस भी सेम है ना, लेंथ भी सेम है, लेकिन कॉपर का मास केस में क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाता है, इसका मतलब कॉपर को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, क्लियर है भाई ये पॉइंट मैंने क्या कहा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में
कौन सा था 16 17 क्या कह रहा है? What conclusion can you draw from the following observations on a register made of alloy manganese? तो क्या क्या दिया वैसे? करंट दिया या वोल्टेज दिया? हाँ क्या कह रहा है? करंट भी दिया, वोल्टेज दिया, करंट दिया। अच्छा ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? देख लो यार इसमें, मतलब V बाई आई निकालना है, वो कांस्टेंट आ रहा है क्या? देख लेते हैं, पहले वाला ऑब्जर्वेशन को लेते हैं। जैसे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। मैं पहला ऑब्जर्वेशन जो है वो ले रहा हूँ। तो पहला ऑब्जर्वेशन में कितना है? 3.94 डिवाइडेड बाई 0.2 है ना। ये सॉल्व करो क्या है। फिर दूसरे वाले में कह रहा है, दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, यानी R इक्वल टू, तो दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन 7.87 डिवाइडेड बाई 0.4। ठीक है, तो ये आ रहा है 19.7 ओम, और इसमें क्या आ रहा है? 7.87 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये भी लगभग कितना आ रहा है? 19.675 ओम, यानी लगभग यही आ रहा है। मेरे ख्याल से ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। और क्या, बस और क्या। ये देख लो, बाकी का भी चेक करके देख लो। तो आपको रेजिस्टेंस देखना था, इसका मतलब हुआ कि मैंगानीन जो है एलॉय, उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है ना। ये मतलब है। जैसे आप एक और रीडिंग ले लेते हैं, मैं थर्ड रीडिंग ये ले लेता हूँ। R इक्वल टू मैंने ले लिया 59.2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी लगभग वही आ रहा है ना। तो 59.2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका भी कितना आ रहा है? 19.73, तो लगभग वही 19.7 ओम आ रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट है, और क्या है इंडिकेटर। ठीक है ना, और कोई मतलब था नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 का बी। Is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? If not, give examples of elements which do not obey Ohm's law. तो यार अब वो तो मुझे भी याद नहीं, तो देख लो आप, इसमें बुक में दिया होगा। लेकिन देखो यार, ओम्स लॉ तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, है ना। टेम्परेचर चेंज करेगा तो फिर ये क्या होगा? उस केस में रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा। तो देख लो, ये थोड़ी याद है यार मुझे, आप मेरे से पूछो कौन कौन है सारी चीजें, तो देख लो। ठीक है ना, वो तो इसमें भी दिया होगा यार। आप भी यही सवाल मिला मेरे से पूछने के लिए। ये फैक्ट्स थोड़ी याद रहते हैं मुझे, वो मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करिएगा कि फैक्ट्स मुझे याद होने चाहिए। ठीक है, वो देख लीजिएगा, हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 3.19 में? क्या कह रहा है? अच्छा, सारा बताना है। Alloys of metal usually have resistivity than that of the constituent metals. मेरे ख्याल से लेस होना चाहिए, लेस रेजिस्टिविटी होती है इनकी। ठीक है ना, देख लो यार, इसमें दिया होगा ना पीछे। ये सब क्या पूछ रहे हो यार? सर वैक्यूम दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी। हाँ, पीछे वैक्यूम का दिया हुआ है, वैक्यूम में ओबे नहीं करता। क्या क्या? तो पीछे दिया कि वैक्यूम में ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। अच्छा, पीछे उसका दिया हुआ है, हम चलो नहीं वो करते हैं। वैक्यूम में मैं समझा नहीं। अच्छा, वैक्यूम में रखते हैं तो नहीं करता, ये कह रहे हैं आप यूं? हाँ सर, ऐसा ही पीछे आंसर है। हाँ, तो वैक्यूम में क्यों नहीं करता, ये उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इन्होंने। वैक्यूम डायोड दिया है, वो भी नहीं करता। अच्छा वैक्यूम, अरे पूरी बात बताओ ना यार, क्या आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। वैक्यूम डायोड दिया ना, हाँ फिर तो वैक्यूम में क्या हो गया भाई? पता नहीं यार, ये तो
ठीक है ना। वैक्यूम डायोड का इतना थोड़ी याद है मुझे। वैक्यूम डायोड तो हम वैक्यूम डायोड की जगह तो अभी आ गया ना, पीएन जंक्शन डायोड आ गया है, पहले यूज करते थे, तो देख लीजिए लिखा हुआ है ना, ठीक है। वो तो ये जो फैक्ट्स है ना सब वहाँ देख लो, पीछे दिया हुआ है। और इसका भी 19 का भी देख लो वहीं से। वैसे तो एलोइज की मेरे ख्याल से रेजिस्टिविटी कमी होती है, क्यों होती है उसका क्या होता है रीजन की, क्योंकि एलोइज में क्या होता है, एक मेटल तो होती नहीं है ना, मिक्स होता है ना वो, इसलिए रेजिस्टिविटी क्या होती है एक तरह से उसकी घट जाती है, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। जहाँ तक मुझे लॉजिकली जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं, पता नहीं इन्होंने क्या आंसर दिया है। तो alloys of metal usually have less resistivity than that of their constituent metals। क्या है आंसर इसका? सिगरेट है, कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है ना भाई, ये देख लो यार, ये सब मत पूछा करो मेरे से, आप देख लेना कौन सा बताऊँ मैं। 19 हो गया, 19 कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास में 20 बताना है। Given n resistors, each of resistance are, how will you combine them to get the maximum minimum effective resistance? Given n resistors, each of resistance are, okay, how will you combine them to get maximum और मिनिमम इफेक्टिव? तो मैक्सिमम कब होगा? जब सीरीज में लगा दो। कितना हो गया? एन आर। लेकिन ये सब किस में होने चाहिए? सीरीज में, तो मैक्सिमम मिल जाएगा आपको यहाँ से। मिनिमम कब मिलेगा? जब पैरेलल में हो जाएगा। तो 1/r प्लस 1/r, ये पहला पार्ट है ना। दूसरे पार्ट में ये सब पैरेलल में, तो उस केस में 1/r इक्वलेंट, तो ये कितना आ जाता है? n/r, यानी r इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो रहा है? तो r/n, ठीक है ना, हो जाएगा। नहीं आ रहा है इसका आंसर। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm 2 ohm and 3 ohm, how will be combine them to get an equivalent resistance? अरे आप भी यार कमाल करते हो। इसका बी पार्ट ना कैसे कंबाइन करते हो? पहले ऐसे कंबाइन कर लो, तो 1 ohm 2 ohm 3 ohm, ये पहला पार्ट इसका। दूसरा ऐसे कंबाइन कर लो, है ना। तीसरा ऐसे कंबाइन कर लो, 1 ohm 2 ohm 3 ohm। फिर आप ऐसे कंबाइन कर लो, 2 ohm 1 ohm 3 ohm। फिर ऐसे कंबाइन कर लो, 3 ohm 1 ohm और 2 ohm। और भी कुछ दिख रहा हो तो बताओ। इसी से कितने हैं इसमें देख लो कौन सा मैच कर रहा है, कर लोगे? और भी कुछ मैच कर रहा हो तो बताओ इसमें क्या क्या मैच कर रहा है। ये पॉसिबल है। वन ओम 3 ओम और 2 ओम, ये पॉसिबल है। 1 ओम 2 ओम और ये 3 ओम, और भी पॉसिबल है। कौन सा? 8। कितने सारे केसेस बन गए। तो ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये पॉसिबल है। और बताओ क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है ना, समझ में आ गया? आप कर लीजिएगा, आ जाएगा। फिर ये कह रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर 3.31 का, ये भी बताना है ना। अच्छा, इसका सी पार्ट भी बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो है क्या, देखो। अरे यार आप लोग भी ना तंग करने में माहिर हो मतलब। अरे भाई देखो यहाँ से दिख रहा है, बना ही देता हूँ भाई मैं।
इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछ रहा है। तो 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है ना दोनों। तो फिर 2 ओम 2 ओम, ये 1 ओम 1 ओम, वन ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर ये क्या है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। तो दिख रहा है देखो 1, ये दोनों देखो, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। और फिर ये तो ये पूरा मिला के क्या आ जाएगा पैरेलल में, यानी ऊपर का 2 और नीचे का 4 ये मिला के पैरेलल में। तो ये मिला के एक रेजिस्टेंस यहाँ बन जाएगा ना। यानी अगर मैं कहता हूँ ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये पॉइंट ई है, तो ये ए और ये बी और बी सी के बीच में, यानी सब क्या होंगे इक्वली होंगे, ये डी और ये ई। तो यहाँ का 1 और इसका मतलब यहाँ का आ जाएगा 2 और ये 4, यानी 2 इंटू 4/6, यानी कितना आ गया 4/3। तो ये भी 4/3 4/3 4/3, यानी कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 इंटू 4/3। तो ये आना चाहिए इसका 16/3 ओम आ रहा, नहीं आ रहा क्या आंसर इसका? ये आ जाएगा। आ रहा है सर। आ गया सर। और दूसरे वाले का तो सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 5 5 आ रहा है क्या? सब सीरीज में है ना, देखो ना यार, इसमें सबके सब सीरीज में है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा इक्विवेलेंट, यानी आ जाएगा 5 इंटू आर। तो मान लेते हैं कि ये ए और ये बी सब सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में है। अब करंट फ्लो कराओ, सबके सब किसमें है? नहीं दिख रहा भाई, बताओ। चलो पैसा वसूल करते हैं। ये ए, ये बी, 1 2 3 4 5 है ना। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। यहाँ से देखो करंट गया, यहाँ से करंट होता हुआ देखो सेम ही तो करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से जो करंट गया वही तो करंट यहाँ गया, वही करंट यहाँ गया, वही करंट यहाँ गया, वही करंट यहाँ गया, यानी खींच के लंबा कर लो, कितना हो जाएगा 5 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत बढ़िया है, ये तो बताया तो था यार 21 कैसे करना है। 21 देखो करते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखना है। फिर ये कौन सा है, इनफाइनाइट लेडर वाला क्वेश्चन होगा। इनफाइनाइट लेडर वाला क्वेश्चन ऐसा ही था। तो इनफाइनाइट ही नहीं भाई, ये नहीं है कि ये रोक दिया इसने, मैं कुछ गलत समझ लिया क्या? हाँ दिया है, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट supply with internal resistance 0.5 ohm by the infinite network shown in figure. Each resistor has 1 ohm resistance. तो क्या बताना है? करंट ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी, इसका मतलब बैटरी को यहाँ लगा देता हूँ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R इक्वल टू 0.5 ओम, ये माइनस ये प्लस और ये 12 वोल्ट है, तो 1 ओम हो गया। ऐसे तो आप देख रहे हो कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लो आर। तो यहाँ से देखो वापस से रिपीट हो रहा है ना सिस्टम, इसका मतलब और यहाँ इसका इक्विवेलेंट देखेंगे कैपिटल आर। तो ये प्लस और ये माइनस, ये 12 वोल्ट की बैटरी और ये 0.5 ओम, तो ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और इन सब का जो इक्विवेलेंट बनेगा यहाँ वो ये भी क्या आ जाएगा आर, और ये कितना है 0.5 ओम, ये माइनस है प्लस और ये भी,
तो पहले तो इसके आर के इक्वल लिखेंगे, तो आर इक्वल टू क्या लिखोगे 1 प्लस आर इंटू 1 बाई आर प्लस 1 प्लस 1। तो कितना आ गया हमारे पास में आर यानी 2 प्लस आर बाई आर प्लस 1। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, है ना, फिर इसमें रख दो। तो जब इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस वी, जो कि कितना 12 वोल्ट है मतलब, तो माइनस तो इसको क्या लिखोगे -12 प्लस आई आर, क्योंकि यहाँ जो करंट जा रहा है वो आई है, यही चाहिए, प्लस 0.55 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। भाई समझ में आ गई बात, कर लोगे? हेलो, आवाज आ रही है हाँ मेरी? सर। सर आ रही है सर, वो आ रही इक्वेशन है। दिखाइए ना एक बार। क्या क्या क्या? ऐसे वो इक्वेशन दिखाइए। हो गया? सर हाँ सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्लास में तो करवाया था ऐसा क्वेश्चन, ये तो क्लास में, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो दिया था यार क्वेश्चन नंबर 22, वो शीट में भी था ये क्वेश्चन। तो दरअसल एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो। फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर वायर, एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया हुआ है, ये ए और ये बी, और ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है या प्राइमरी सर्किट है। ये 0.4 ओम है, ये माइनस, ये प्लस, ये 2 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 0.4 ओम, मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर वायर ए बी, जो कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ए बी क्या? पोटेंशियोमीटर वायर है। स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ, यानी यहाँ, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस भी है जो कि हाई रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये क्यों लगाया है? उसका रीज़न है कि ये डैमेज ना हो सेल, वरना इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और क्या, डैमेज ना हो इसलिए, क्योंकि इसका वोल्टेज कम है ना। कितना दिया है इसका? E इक्वल टू 1.02 वोल्ट, और ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ, ये जो कि है। तो अपने को दिया इसने 1.02 वेरी मॉडरेट करंट्स अप टू वहीं तक ये काम करता लिखा उसने, इसलिए यहाँ 600 किलो ओम का इसने रेजिस्टेंस लगाया। इसका जो नल पॉइंट है ना, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब नल पॉइंट मिलेगा तो सिंपल सी बात है, इसमें करंट क्या हो जाएगा, यहाँ इसके अक्रॉस तो करंट जीरो होता है। जब नल पॉइंट मिलेगा तो यहाँ करंट क्या होगा? जीरो, यहाँ से कोई करंट आता नहीं। यानी यहाँ से अगर आई नॉट करंट आया, यानी बैटरी ने आई नॉट दिया, तो आई नॉट होता हुआ, आई नॉट यहाँ से होता हुआ और यहाँ से होता हुआ इधर निकल जाता है। ओके, तो गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट, यानी ये अभी इस केस में L1 इक्वल टू, यानी इस केस में जब ये दो केस बताए, लेकिन इसमें कौन कौन से?
तो इसने पहला केस तो है 67.3 सेंटीमीटर। उस केस में दिया इसने जब gives a balance point at this length of the wire। अच्छा ठीक है। To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of this is put in series with it, which is shorted close to the balance point पर close कर देते हैं इसको, ताकि अपने को मिल जाए, यानी करंट फ्लो नहीं करे और ये डैमेज भी ना हो, है ना। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस बाय सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई। तो यहाँ क्या होगा अब इस केस में, जो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, L1, जो कि हो गया 1.02 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 67.3। तो ये क्या था 1.02 इक्वल टू क्या आया था अल्फा 67.3, याद आ रहा है। E इक्वल टू अल्फा L1, अल्फा क्या था पोटेंशियल ग्रेडियंट, वापस से देखिए नोट्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ये इक्वेशन थी हमारे पास, एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर क्या कह रहा है, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द, अच्छा ठीक है, द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय सेल ऑफ अननोन ईएमएफ एंड बैलेंस पॉइंट। तो कितने पर, यानी वो हो गया ई डैश, वैसे तो ये दे रखा उसने, मैंने ई डैश ले लिया हुई, क्या हो जाएगा, तो E is directly proportional to कितना बता रहा 82.3, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। पर इसको ऐसे लिख देंगे पहले अल्फा 82.3, इक्वेशन नंबर 2 ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो डिवाइड कर दो तो नॉन आ जाएगा हमारे पास में, तो कितना आ गया है देखो, यानी 2 इज डिवाइडेड बाय 1 कर दो, सॉल्व कर लो। तो E डिवाइडेड बाय 1.02 इक्वल टू 82.3 डिवाइडेड बाय 67.3, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा भाई, हो गया है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, यहाँ से मिल गया। व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस, लिखा उसने खुद ही बोल रखा है, अपने से क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन भी लिख दिया उसने। फॉर वेरी फ्यू फॉर वेरी मॉडरेट करंट्स अप टू फ्यू मिली एम्पियर, है ना, वहां तक ही है। तो ये क्या करता है, लिखा है इसने, to ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it। बस यही आंसर है इसका, ओके। फिर कह रहा इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि उस सर बताया मैंने करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है उसको। जब बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट में जीरो हो जाएगा ना, करंट ही जीरो हो गया, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, हाँ ड्राइवर सेल का, तो क्योंकि वो आई नोट को चेंज कर देगा ना यार, ये वैल्यू चेंज करोगे तो आई नोट चेंज हो जाएगा, तो ड्राइवर सेल का तो अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ 1 वोल्ट, नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज, अब आप देखो कि ये वैल्यू निकाली इसने 1.02 के लिए बैलेंस हो रहा है, तो अगर यहाँ का ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ही 1.02 वोल्ट से कम है, बैलेंस पॉइंट तो कभी नहीं मिलने वाला, तो नहीं वर्क करेगा, ओके। तो ये तो हटा दो, नहीं वर्क करेगा। फिर कह रहा वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ, नहीं, अब बिल्कुल ही उसमें चले जाओगे तो कैसे भाई, मेन पॉइंट आता वो सर्किट को, वो लेंथ को मेजर करने का, और कोई रीजन नहीं है, कैसे मेजर करोगे, क्योंकि आपने वोल्टेज और कम करते गए तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो लेंथ कैसे मेजर करेंगे, बात ये है ना। तो एक्सट्रीमली स्मॉल है तो नहीं मेजर कर पाएंगे, बस इतना ही बताना है, ओके। और इसमें क्या बताएं, इसमें तो ये फॉर्मूला लगा दो, मैंने पहले बोला है 24 में ये फॉर्मूला लगा दो, R into L1 minus L2 divided by L2, यानी figure shows 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell, है ना। The balance point of the cell in open circuit में जब वो की नहीं लगाते हम लोग, यानी L1 कितना है 73 पॉइंट, सॉरी L1 कितना है 76.3 सेंटीमीटर, और उसके बाद L2 कितना है 64.8 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 9.5 ओम, इन तीनों को रख दो, आंसर आ गया। बात क्लियर है भाई, सिंपल ही था, पता नहीं क्या सोचते रहते तुम लोग।
फॉर्मूला याद रखिए, वैसे आता रहता है इससे क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया है। और क्या दिया था होमवर्क में? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक्सरसाइज 2 किसका? करंट इलेक्ट्रिक। अच्छा, इसका 1 और वो तो हो गया ना, वो 2 में बाद में करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। कॉमन आपके अलग से क्लास में करवा दूंगा। एक्सरसाइज 2 कर लो और डीपीपी भी उसमें डिस्कस कर लूंगा मैं। हाँ एक बार सर, ठीक कंप्लीट है। कर लो एक्सरसाइज 2, ठीक है। हाँ सर, डीपीपी हो गई है हाँ। सर करके। डीपीपी हो गई ना, ठीक है। तो हाँ सर। चलो, तो फिर अभी आज आगे का पढ़ा दें। अब मेरे से किसी ने पूछा कि सर वो डाइलेक्ट्रिक वाला कैसे क्या किया आपने, कि कैसे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा आगे चल के। वो अभी तो पूछना है, बेवकूफ़ी है ना। तो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे चल के बताऊंगा। अभी यानी कैपेसिटर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे आया है। ओके, तो क्या करना था यार, कहाँ जाना था मुझे? हम बात करते कैपेसिटेंस की ना। तो मैंने आपको शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला या एनर्जी वाला पार्ट नहीं पढ़ाया ना अभी, केवल इतना ही पढ़ाया था कि एक स्फीयर आइसोलेटेड अगर स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इतना ही बताया था ना लास्ट क्लास में। हाँ सर। है ना। चलो आगे की बात करते हैं। तो हम इस बारे में बात कर चुके थे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमारे पास में एनर्जी stored in electric field of a conductor. Energy stored in electric field of a conductor या सेल्फ एनर्जी। वैसे मैं बता चुका था कंडक्टर की कैसे, जैसे हमने केवल लेकिन बताया था, किसका बताया था, हमने सिर्फ स्फीयर के बारे में बात किया था, किसी जनरल कंडक्टर की बात नहीं करी थी हमने। किसकी बात करी थी, या तो एक हॉलो स्फीयर था कंडक्टिंग स्फीयर, या सॉलिड स्फीयर था कंडक्टिंग स्फीयर, या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म था, उसके बारे में बात करी थी हमने। मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ, एक जनरल कंडक्टर के लिए बात करने जा रहा हूँ कि उसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी। मान लो जैसे कि ये कंडक्टर है, ओके, और इस पर हमने मान लो टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, ओके, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो मैंने मान लिया कि सी है। हमें इसकी बताना है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी या जिसकी सेल्फ एनर्जी वो क्या होगा, इसके बारे में अपने को बात करना है। ओके, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, हमने कॉन्सेप्ट आज सीखा है कि जैसे जैसे, मतलब लास्ट क्लास में सीखा था कि जैसे जैसे कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। यानी इस केस में अभी इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ Q बाई सी होगा ना, या Q इक्वल टू क्या होगा, सी भी होगा अगर इस पर टोटल चार्ज Q है तो। अब हम क्या करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि सारा चार्ज क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे फेंक देंगे हम लोग, और यहाँ कंडक्टर है, अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा चार्ज लेकर जाएंगे, है ना। तो मान लो मैं यहाँ इस पर चार्ज लेते गया तो Q चार्ज आ गया। अब मैं यहाँ से मान लो DQ चार्ज लेकर जा रहा हूँ, तो आप देखो कि चार्ज यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, यानी चार्ज में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही यहाँ। इसका मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ, है ना। तो यहाँ जब Q चार्ज होगा, इसकी कैपेसिटी तो हमें मालूम है C, यानी इसकी कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस C है, तो अभी इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ Q बाई C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ DQ चार्ज लेके गया तो हमने कितना वर्क किया यहाँ,
तो हमने जो वर्क किया वो हो जाएगा दरअसल dq इंटू वी, यही तो होगा। और ये वर्क कितना होगा, ये W एक्सटर्नल होता है और इसको इंडिकेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में du, और ये कहाँ से लेके गए हम लोग, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो मानती है, मान्यता हम लोगों ने। तो यहाँ भी ये आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा u, क्योंकि u यहाँ की फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना हम लोग, तो हमारे पास u जो इसके सेल्फ एनर्जी आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ dq को क्या dq है और v को क्या लिखोगे आप, q/c लिखोगे और इसको इंडिकेट कर दोगे 0 से q के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया 1/c, ये आ गया q dq 0 to q, और इसका इंटीग्रेशन अपने को पता ही है कितना आ जाएगा, q²/2 0 to q, ये u आ गया। तो u इक्वल टू आ गया हमारे पास में q²/2c। अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, q को क्या लिख सकता हूँ मैं, cv²/2c, यानी हो गया हाफ cv²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, q और q को क्या लिख सकते हो, cv/2c, यानी qv/2। इसका मतलब है कि कंडक्टर की जो सेल्फ एनर्जी होगी उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ cv², है ना, हाफ q²/2c या q इंटू v/2, जहाँ q इक्वल टू क्या है, cv। ये बात समझ में आ गई अब। इसका मतलब अब ये हुआ कि आप किसी भी कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हैं अगर उसकी कैपेसिटी पता है तो, यानी उसकी कैपेसिटेंस अगर पता है, चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी अगर वो मालूम है, तो आप किसी भी कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास में शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो मैंने वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया था शेयरिंग ऑफ चार्जेस, लेकिन वहाँ स्पेयर लिया था, लेकिन यहाँ मैं जनरल कंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कंडक्टर्स after connecting them, okay, after connecting them। तो मान लो जैसे कि ये कोई कंडक्टर है और ये कोई कंडक्टर है, लेकिन इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो लार्ज डिस्टेंस है, और यहाँ क्या है, ये स्विच है। इस कंडक्टर पे हमने मान लिया कि इनिशियल चार्ज Q1 है और इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इस पे चार्ज Q2 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। ओके, तो अभी आप देखोगे तो इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे, V1 इक्वल टू Q1/C1, यानी Q1 इक्वल टू क्या हो गया, C1V1। उसी तरह इसका लिखोगे तो V2 इक्वल टू क्या लिखोगे, Q2/C2, यानी Q2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, C2V2 आ गया। तो अभी तो क्या है, अभी ये कनेक्शन में नहीं है ना, स्विच इज ओपन, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच को क्लोज कर रहा हूँ, इज क्लोज्ड। स्विच को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लोज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पे चार्ज आ गया मान लो Q1, इस पे चार्ज आ गया Q2, और ये हमारे पास में ये लास्ट डिस्टेंस पे तो डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रही है। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था कि अगर कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट फिर यूज़ करूँगा मैं। तो इसकी कैपेसिटेंस तो चेंज करेगी नहीं है, तो C1 है, इसका C2 है, क्या लिखोगे, Q1/C1, और यहाँ V इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q2/C2। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गया अपने को, यानी Q1 इक्वल टू क्या मिलेगा, VC1, और Q2 इक्वल टू क्या मिलेगा, C2V, और एक इक्वेशन ये मिलेगी आपको
टोटल, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि टोटल चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना तो चार्ज क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, कंडक्टिंग बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बात हुई थी हमारी, इसको भी यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग V निकाल सकते हैं। कैसे? इसको क्या लिखेंगे? C1V प्लस C2V, इसको C1V1 प्लस C2V2। तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया, कॉमन पोटेंशियल इनका, दोनों कंडक्टर का कॉमन पोटेंशियल ये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो, कैपेसिटर, दरअसल ये जो कैपेसिटेंस है ना, अलग टॉपिक है ही नहीं, ये दरअसल दो टॉपिक से मिलके बना है। कौन कौन सा? एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो जो भी आपने वहाँ कॉन्सेप्ट सीखा ना, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ होनी चाहिए। तो ये चैप्टर अलग नहीं है, ये उन्हीं का कॉम्बिनेशन है दरअसल। बस एक क्वांटिटी अपने को यहाँ जरूर मिल गई, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस। ओके, बाकी सब वही है, कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला मैं यहाँ। तो ये आ गया हमारे पास में। अब एक पॉइंट और है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक और है इसमें। कॉन्सेप्ट ये है कि हो क्या रहा है यहाँ, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि हर सिस्टम एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो जब हम लोग कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं और उनका पोटेंशियल जब डिफरेंट होता है, तो चार्ज का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है कि ताकि उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो मिनिमम हो जाए। ओके, तो इसलिए चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उस केस में आप देखोगे, जब भी चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी लॉस हमेशा होता है। क्या होगा? एनर्जी लॉस हमेशा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ एनर्जी लॉस की भी बात करेंगे, है ना। तो एनर्जी लॉस की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे हाफ C1V1 का होल स्क्वायर, अभी सीखा ना हर कंडक्टर के लिए। तो हाफ C2V2 का होल स्क्वायर, ये होगा इनिशियल, माइनस फाइनल में क्या हो जाएगा? हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब यहाँ V की वैल्यू अपने को पता ही है, V की वैल्यू ये है, आप इसमें रख दीजिएगा। और इसमें रख के जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये C1 C2 बाई 2C1 प्लस C2, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो, क्योंकि C1 C2 तो पॉजिटिव होगा ही, और V1 V2 भी पॉजिटिव है, मतलब इनका होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक नोट लिखेंगे यहाँ, V1 और V2 will be put up with sign, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा उसके साथ इसको रखेंगे। और आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब एनर्जी लॉस हमेशा होगा। जब भी चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी लॉस ऑलवेज, है ना, हमेशा होगा। अगर ये कहूँ मैं, if V1 equal to V2, then डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से समझिएगा, चार्जेस इक्वल हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि पोटेंशियल अगर दोनों के सेम हैं तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो दो कंडक्टर का अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं तो डेल्टा H क्या होगा? 0, यानी कोई लॉस ही नहीं होगा। क्लियर है भाई? तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, भले ही दोनों कंडक्टर पे चार्ज सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए अगर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन करो आप। मैंने शीट भेजा है ना आप लोगों को सबको?
नहीं जो मेंस सर, वाले बच्चे उनको भेजा है ना कैपेसिटेंस की कि नहीं भेजा? कि भेजूं? बोलो। भेजिए सर। भेजिए सर, पता नहीं है। अच्छा भेजा नहीं था क्या? नहीं नहीं हाँ सर। नहीं सर। क्या बात कर दिया यार आपने। चलो रुको, अभी मिलता है आपको। थ्योरी पार्ट का बेस देखो, थ्योरी तो देखो यही रहेगा, उसमें क्या बदलेगा। हाँ ये फिजिक्स वाले ग्रुप पे भेजता हूँ मैं आपको। देखो मिल गया होगा, मिला। हाँ मिला सर, नहीं मिला? मिल गया सर। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करो। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही करो। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ कैपेसिटर की। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कैपेसिटर। तो मैं जैसे पहले भी बोल रहा था कि हर कंडक्टर की अपनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। अगर हम और ज़्यादा चार्ज देंगे तो चार्ज क्या करता है, वो कंडक्टर लीक करने लगता है। ठीक है, यानी इसका मतलब एक उस कैपेसिटी यानी लिमिट के बियॉन्ड आप चार्ज उस कंडक्टर को नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ये बनाया, एक ऐसे सिस्टम बनाया जिसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या करती है, बढ़ जाती है। उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है दरअसल कि इट इज a system in which there are two conductors. Okay, and each conductor is called plates. Yeah, each conductor is called plate of the capacitor. Next point है each conductor has equal and opposite नहीं, each conductor has equal magnitude of charge but with opposite sign. ओके, अब इसमें एक कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो हम बात कर रहे हैं एक कंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, सॉरी एक कैपेसिटर है, उसके दो कंडक्टर है।
एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो होता क्या है एक्चुअल में, व्हेन, यानी जो कॉन्सेप्ट उस पर बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैथमेटिकली मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है। तो व्हेन अ conductor, when a conductor is brought, when a conductor is brought to near is brought to when a conductor is brought near to, sorry, near to another charged conductor, when a conductor is brought near to another charged conductor, then charge remains same, but their but their capacity to store charge increases. ओके, तो ये मेन पॉइंट है इसमें। कौन कौन सा है? एक सिस्टम है जिसमें दो कंडक्टर होते हैं, और हर एक कंडक्टर को हम लोग प्लेट बोलते हैं। कंडक्टर पर हर कंडक्टर पर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में इक्वल चार्ज होता है, लेकिन साइन दोनों पे अपोजिट होगा। और व्हेन अ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू अनदर चार्ज कंडक्टर, देन चार्ज रिमेन्स सेम बट देयर कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीजेस। ओके, तो देखो होता क्या एक्चुअल में, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है। हम ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि शेप के बारे में हमें पता हो, है ना। वैसे तो कुछ स्टैंडर्ड शेप है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और दूसरा कंडक्टर ये मान लो, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, और इस पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू, और इस पर चार्ज है माइनस क्यू है। इससे मिलके ये सिस्टम बना है। ये जो पूरा सिस्टम है इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर, जिसकी दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम की जो कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो हो जाएगी दरअसल Q। पॉजिटिव चार्ज लेना है, क्या लेना है? पॉजिटिव। या अच्छा, एक बात और है इसमें, एक बात और ये भी याद रखना है कि इस पर चार्ज कितना है पूरे कैपेसिटर पे। तो ये नहीं कहोगे कि 0 चार्ज है, नहीं, Q चार्ज है। जब भी कोई भी कैपेसिटर पे चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव Q की बात करेंगे, यानी इस पर कहेंगे कि Q चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी Q बाई VA माइनस VB का मोड। जहाँ VA माइनस VB मतलब VA क्या है? VA इसका पोटेंशियल है और VB इसका नेट पोटेंशियल है। VA इसका नेट पोटेंशियल है A का, और VB B का नेट पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इसको ये होगी इस सिस्टम की कैपेसिटेंस। इस सिस्टम की जो कैपेसिटेंस है वो ये होगी हमारे पास में। ओके, तो इसको फाइंड करने का तरीका ये होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पहले टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अभी इसके कॉन्सेप्ट पर आऊँगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। वैसे तो मैंने आपको ये तो लिखवा ही दिया ये पॉइंट। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका, जो डिसाइड करता है कि कैपेसिटर क्यों बनाया गया। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर,
तो पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब देखो इस तरह से प्लेट्स होंगी, तो ये प्लेट्स स्क्वायर भी हो सकती है ना। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर ये माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, यानी इसमें आप देखोगे स्क्वायर प्लेट्स हैं। दूसरा रेक्टेंगुलर प्लेट्स भी हो सकती है। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, ये प्लेट्स हैं, ठीक है। या सर्कुलर भी हो सकती है। तो इस पर प्लस क्यू या माइनस क्यू, ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं। यहाँ सर्कुलर है। तो ये हो सकता है। दूसरा है पैरेलल प्लेट हो गया। दूसरा स्फेरिकल है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है। तो मान लो जैसे कि इनर स्फेयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर से इस तरह से, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी है, ये हो सकता है ना। ये पहला केस हो गया। इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि एक स्फेयर यहाँ रखा हो, दूसरा स्फेयर यहाँ रखा हो, इनके बीच की डिस्टेंस अपने को दिया हुआ हो डी है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, इसकी रेडियस बी, इसकी रेडियस है, ये भी है। और भी केसेस बनते बताएंगे। फिर है तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है ना। तो ये इस तरह से कोएक्सियल सिलेंडर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे तो क्या समझेंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वहाँ भी प्लेट्स को क्या समझेंगे, इनफाइनाइट समझेंगे। तो इस तरह से ये कोई दूसरा सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलेंडर है। तो इसमें क्या समझेंगे हम लोग कि मान लेते हैं इसमें प्लस लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें माइनस लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके, ये पहला केस इसमें। और इसका दूसरा केस ये भी हो सकता है कि एक सिलेंडर यहाँ है, ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, एक सिलेंडर यहाँ है मान लो। वैसे तो स्फीयर और सिलेंडर से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है एडवांस में, न मेंस में आया है। इनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो एक पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्बडा और एक पर माइनस लैम्बडा है ना, ये भी इनफाइनाइट है। तो क्या सिलेंडर स्फीयर से रिलेटेड अभी तक जब से आईआईटी बना होगा इन पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन्होंने, केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो और भी केसेस बनते हैं, अभी तो हम लोग मेनली तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे, है ना। मेन तो हमारे लिए यही पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करता हूँ। उसके पहले लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। तो मैं प्लेट्स को लेकर कर रहा हूँ यहाँ। मान लो जैसे कि ये पहला केस, इसमें ये प्लेट है मान लो हमारे पास में,
मान लो ये हमारे पास में प्लेट है। अच्छा, जो प्लेट की बात करें तो हम लोग सारी कंडक्टिंग प्लेट्स की बात करें, कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स की बात करें, ठीक है ना। यानी मैंने पहले लिखवाया था आपको कैपेसिटेंस एंड कंडक्टर। तो ये मान लो प्लेट है हमारे पास में ना, तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है मान लो, है ना। तो मैं ये इनफाइनाइट प्लेट मानना है, क्या मानना है, इनफाइनाइट प्लेट मानेंगे। ये ध्यान रखना है, इनफाइनाइट प्लेट है। इस प्लेट को मैं ऐसा बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ए और ये बी है। तो अगर हमने इसको चार्ज दिया, मान लो हमने इस प्लेट को चार्ज दिया क्यू, तो मैं पहले बता चुका हूँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ इधर Q/2 चला जाएगा। ये बात हो गई हमारी पहले, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जीरो, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टर है, ध्यान रखना है। इधर भी कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। ओके, अभी इसका, इस प्लेट को मैं मान लेता हूँ कि ये ए प्लेट है मान लो, है ना। फिर इसका अपना पोटेंशियल है वी ए पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल है, ये क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लेट। ओके, तो इस प्लेट का मान लो पोटेंशियल है, क्योंकि सर आपकी आवाज नहीं आ सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर।